महाराष्ट्र में नई सरकार ने शपथ ले ली है। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर, इसके अलावा 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, यानी कुल 10 शपथ हुए। और इन सब के साथ रास्ता अभी भी खुला हुआ है या खोल कर रखा गया है, जिसमें अगर शिवसेना साथ में खड़ी होती है तो उन्हें किन किन मंत्रालयों को दिया जाएगा। और समझौते को लेकर बातचीत, कभी समर्थन नहीं है लेकिन समझौता होगा तो समर्थन है, जिसका जिक्र बार बार शिवसेना की तरफ से किया गया है। उसके पहले बातचीत का सिलसिला अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू हो जाएगा। उद्धव से होगी अमित शाह की मुलाकात, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल इस शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद आज ही बातचीत होनी है और इस बात के कयास लगने लगे हैं कि दरअसल जो समझौता होगा उसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्रालय शिवसेना को चाहिए और उनकी तादाद कितनी होगी। लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जो फार्मूला 1995 में था वही फार्मूला यहाँ पर भी अपनाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या उस फार्मूले पर सहमति होती है या नहीं होती है। अगर उस फार्मूले के तहत देखें तो शिवसेना के 14 मंत्री बनेंगे और कुल 28 बीजेपी के बन सकते हैं, जो जिस लिहाज से आकलन है। तो ये इस स्थिति में 15% के लिहाज से अगर समझिए तो इस स्थिति में क्या वाकई जो मंत्रालय मिलने चाहिए शिवसेना जो चाहती है वो उसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दूसरा बड़ा संकट है कि अगर समझौता नहीं हो पाता है तब बीएमसी का क्या होगा, जो कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का काम शिवसेना के लिए हो रही है। और तीसरी स्थिति है कि क्या वाकई शिवसेना संघर्ष की स्थिति में है या बाला साहब के दौर की विरासत को सिर्फ नाम के तौर पर संभाले हुए है, संघर्ष गायब हो गया है। बहरहाल हम पहली स्थिति से खोलना शुरू करते हैं जिस चुनौती का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 2 स्थिति है। ये वोट, जैसा नलिनी सिंह जी ने कहा, वोट कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया गया। महाराष्ट्र के भीतर झांकिएगा तो होगा वोट खिलाफ में दिया गया है। एनसीपी और कांग्रेस के 15 वर्ष की सत्ता के खिलाफ वोट गया है, यानी उनकी फाइल खुलेगी या नहीं खुलेगी। लेकिन उससे पहले सवाल, विदर्भ को लेकर आपको क्या लगता है, कोई फैसला हो पाएगा या टाला जाएगा? शिवसेना नहीं चाहती है। नहीं, अभी शिवसेना की तो कंसिस्टेंट लाइन है कि यूनाइटेड महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र की है जी। लेकिन इसके अंदर कांग्रेस और एनसीपी वो इधर और उधर की बात कर रहे हैं, वो कॉन्क्रीट पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को लगता है जो आंध्र प्रदेश में हुआ था कि हमारे विदर्भ की ज़मीन खिसक जाएगी, तो कांग्रेस वो चाहती है किया जाए। और शरद पवार कहते हैं कि जो पब्लिक का, जो लोगों का करना है उसके साथ हम जाएंगे। तो एक्सेप्ट शिवसेना, मनसे और कोई नहीं बोल रहा है। ये गठबंधन विदर्भ को बनने नहीं देगा? नहीं, अब ये अगर शिवसेना साथ में है तो उसके 3-4 पहलू रहेंगे। अभी फडणवीस सरकार का हर निर्णय जो रहेगा वो विदर्भ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। वो विदर्भ को कितना दे रहे और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं अब वो है प्रो विदर्भ है तो दूसरा रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र उनको कैसा एक्सेप्ट करेगा, ये हर उनकी मुंह पे लोग वॉच करेंगे, रिएक्ट करेंगे, पॉलिटिक्स इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैंने जो आपको कहा कि कांग्रेस और एनसीपी एक कांग्रेस स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। ओके नलिनी सिंह, हम इसके आगे का सवाल पूछ रहे हैं। वो फाइल खुलेगी जिस फाइल का जिक्र हरियाणा को लेकर भी हुआ, राजस्थान में भी जमीन थी जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, यही कमोवेश स्थिति वहां पर भी है। देखिए, अजीत पवार बैठे हुए पी से एक किया है, इसको वीकन किया है। एनसीपी ने खुद ही अपने आप को कमज़ोर किया इनको दे करके अपना साथ, क्योंकि एनसीपी समझ गई है जो शिवसेना नहीं समझी कि अब जो स्थिति है, भाजपा पुरानी भाजपा नहीं रही है। भाजपा कहती है गुड गवर्नेंस और क्लीन इमेज, साफ सुथरी छवि और आपकी प्रशासन अति उत्तम। अब ये एनसीपी समझ गई है, शिवसेना अभी भी लगी हुई है कि 3 जो होते थे, आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर। भाजपा वहाँ से हटके ये 2 बातें कर रही है, गुड गवर्नेंस की और छवि की। एनसीपी अगर अजीत पवार और कुछ उनके जो बाकी दिग्गज है जो इसमें लिप्त है ऐसी चीज़ों में, अगर अलग कर देते हैं, अपने आप को कमज़ोर करती है, लेकिन अजीत पवार की फाइल फिर खुल जाएगी। आपको लगता है? जी हाँ, मुझे लगता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इसका अलग दूसरा एक हिस्सा है। शरद पवार की राजनीति इस पूरे दौर में कहीं ना कहीं उनकी हथेली के हिसाब से चल रही थी। सकाल ने बहुत पहले से मतलब है, चूंकि हम ही लोगों ने इंटरव्यू उद्धव ठाकरे का किया था जिसमें उन्होंने कहा था मैं सीएम बनना चाहता हूं, उससे बहुत पहले 1 हफ्ते पहले सकाल ने छापा था अब ठाकरे परिवार को किंग की भूमिका में आना चाहिए, किंग बनाना नहीं चाहिए, खुद को किंग की भूमिका। पवार ने उछाला, पवार इस स्थिति में लेके आए। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव पर, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव पे जितना बड़ा कब्जा शरद पवार का है वही उसकी सियासत का हिस्सा है, और उसे इंदिरा गांधी भी डिगा नहीं पाई थी।
क्या वहां पर अटैक करेगी बीजेपी? वहां पर अटैक करेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात में कोऑपरेटिव पर कब्जा कर चुके हैं, वो जानते हैं इसका महत्व क्या है। नहीं देखिए, शरद पवार का प्रभाव जो है वो उस सेक्टर से कम हो रहा है, शुगर सेक्टर से। सिर्फ शुगर की नहीं सवाल, कोऑपरेटिव बैंक्स है, हाँ नहीं वो सभी जो पश्चिम महाराष्ट्र है, जो हाँ नहीं ग्रामीण इलाका है, वहां से कम हुआ है। इस बार 2 लाख करोड़ का बजट है, इसे जानकारी दे दें। 2 लाख कुछ भी हो, लेकिन उस सारे देखिए, 2 पार्टियां जो इस समय जो है इस महागठबंधन में हैं, वो पवार विरोधी पार्टियां हैं, चाहे वो स्वराज समाज पक्ष हो, चाहे शेतकरी कामगार संगठन हो। तो ये दोनों जो है पवार के विरोध में खड़े हुए हैं। कम से कम लोकसभा में तो इन्होंने अच्छा प्रभाव दिखाया। इस बार इनका एक ही उम्मीदवार जीता है, लेकिन ये गठबंधन के साथ में है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने, जहाँ तक इन दोनों की जांच का सवाल है, शायद राज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए सीबीआई को। नहीं, मैं इसके देखिए, हाँ यहाँ तक कि भुजबल के भी आदेश हो गए हैं। तो ये 3 मंत्रियों के खिलाफ तो अब जांच से बच नहीं सकती है सरकार, जबकि राज्यपाल ने एक बार जांच 2 तरह की होती है। हाँ। एक फाइल खुलती है, हाँ। एक सजा तक पहुंचती है। नहीं अब देखिए, अब ये तो भविष्य बताएगा। पर देखिए, शरद पवार ने जो राजनीति शुरू की है वो बहुत खतरनाक। लवासा तक के खिलाफ पार्लियामेंट में दिल्ली में बीजेपी ने आवाज उठाई है। क्या वो फाइल खुलेगी? पर्यावरण के साथ किस तरह नहीं, देखिए लवासा का नहीं कह सकता, पर ये तीनों की फाइल जो है वो बंद नहीं रह सकती, महाराष्ट्र में बदनाम हो जाएगी। वो बहुत ध्यान रखते हैं। यानी काला धन का प्रकरण याद कर लीजिए, सरकार अब वो दिन चले गए कि लोग वादे करें तो मतदाता उसको भूल जाते हैं। ऐसा जमाना चला गया, तुरंत ही तो समर्थन दे दिया। पेडनेकर साहब, क्या जनता आपने जो कहा कॉर्पोरेट सेक्टर की बात है, यही कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों को इकट्ठा रहेगी। और शरद पवार जी एक तुरंत उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, उसके पहले साल 2 साल 3 साल पहले उनका बीजेपी के साथ में अंदर से बातचीत चल रही थी, जो बताते हैं। और नरेंद्र मोदी और शरद पवार के अच्छे संबंध है। महाराष्ट्र में जैसा कहा गया कि वोट नरेंद्र मोदी का था, ये फडणवीस काम करेंगे या नहीं करेंगे इसकी बात नहीं है, नरेंद्र मोदी वहाँ से काम करवाएंगे। और जैसा गुजरात चला रहे वैसा वो महाराष्ट्र चलाएंगे। और कॉर्पोरेट सेक्टर का जैसा आपने सिर्फ फाइल खुलेगी, आगे अंतिम अंजाम तक जाएगी कि नहीं? ओके, हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बात बार बार जिक्र हो रही है कि शरद पवार और मोदी की कहीं ना कहीं, जिसका जिक्र कर गए आप, उस दिशा में है। क्योंकि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि शरद पवार एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें अगर छोड़ दिया गया तो फिर वो सबको एकजुट करेंगे और एक ताकत के तौर पर इस देश में अलग अलग जगहों पर गठबंधन की सियासत वो साधेंगे। पवार को साथ रखिए। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी और इसके अलावा कैबिनेट के मंत्री दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और हर तबके की मौजूदगी, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, इन सब के बीच शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और इस शपथ ग्रहण समारोह में जिन लोगों ने शपथ लिया उसकी खासियत यह है कि विदर्भ के 2 लोग, इसमें एक देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, मराठवाड़ा की एक पंकजा मुंडे, मुंबई से विनोद तावड़े, विष्णु सावरे ठाणे से, एकनाथ खड़से उत्तर भारतीय, पुणे से 2 कहिए या 1 कहिए, क्योंकि चंद्रकांत पाटिल जो है वो कोल्हापुर के हैं, एमएलसी हैं वहाँ के, लेकिन वो पुणे के माने जाते हैं अगर पुणे के इलाके में जाए। दिलीप कांवले जो कि पुणे से आए हैं, प्रकाश मेहता जो कि घाटकोपर से हैं, विद्या ठाकुर जो कि गोरेगांव से हैं। ये अलग अलग हिस्से को कम से कम महाराष्ट्र, समूचे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी हो, हर तबके की नुमाइंदगी हो, इसका इस शपथ ग्रहण समारोह में ध्यान रखा गया। अब ये सवाल है कि इस शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात होनी है। और इस मुलाकात के बीच जो बातचीत होगी, क्या उस बातचीत में जिक्र शरद पवार का आएगा? क्या उस बातचीत में जिक्र इस बात का आएगा कि सिर्फ हमें इतने मंत्री चाहिए, इतने मंत्री पद चाहिए, या इसके अलावा कुछ बातचीत होगी? वेंकटेश केसरी जी, लगातार सामना में इस बात का जिक्र चुनाव के बाद किया गया। चुनाव के बाद सामना ने या शिवसेना ने चोट बीजेपी पर नहीं की, मोदी पर नहीं की, लेकिन शरद पवार पे की। जिस दिन समर्थन दिया उन्होंने कहा इन्होंने कब से निकर पहन ली। बिल्कुल, क्योंकि शिवसेना को पहले दिन से डर था कि शिवसेना और बीजेपी का अलायंस एनसीपी तोड़ेगी, शरद पवार तोड़ेंगे। जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए, उनके नेता खुल के बोलते थे कि हमारा अलायंस तोड़ने की बात चल रही है। कहीं ना कहीं डर था। शरद पवार ने ऐसे पत्ते खेले कि एकदम वो बीजेपी को अपोज कर सकते थे, बीजेपी रिजेक्ट कर सकती थी उनके ऑफर। अभी तक नहीं किया है, क्योंकि उनका टारगेट था शिवसेना। जैसे शिवसेना खत्म हो जाएगी, बीजेपी को पूरा महाराष्ट्र मिलेगा। एनसीपी उनसे
एनसीपी से कोई खतरा नहीं है जितना शिवसेना का है, क्योंकि हिंदुत्व प्लैंक उनका था, दोनों का कॉमन था। मराठी मनुष्य एक तो छोड़ दीजिए, लेकिन यूनाइटेड महाराष्ट्र भी छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदुत्व या आइडेंटिटी शिवसेना और बीजेपी की थी। उनका वोटर एक था और 1989 से लगातार वो वोटर दोनों को साथ साथ वोट कर रहा है, लोकसभा में और असेंबली में और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे बड़े म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो शायद ये इनको लगा नहीं, तो इस बातचीत में जब दोनों आज बैठेंगे बातचीत के लिए, अमित शाह और उद्धव ठाकरे, तो क्या उसमें शिवसेना अटैक करेगी और कहेगी कि उसको आप दरकिनार कीजिए, शिवसेना के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये एनसीपी दिखा के शिवसेना को बाजू रखना चाहते हैं। अभी प्राइम पोर्टफोलियो शिवसेना कितना लेगी ये देखना पड़ेगा। अभी तक तो उन्होंने शपथ ली है, शाम में जब पोर्टफोलियो अनाउंस में होंगे, आज शाम या कल, उस समय पता चलेगा शिवसेना को कितना मिलेगा। शिवसेना जैसे जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करती रहेगी। देखिए शिवसेना, आप भी जानते हैं शिवसेना का ये स्ट्रक्चर कभी रहा नहीं है। बाला साहब ठाकरे कभी वो बातचीत में और स्ट्रेटेजी में कभी नहीं, वो तो ठेठ बोलने वाले थे, ठेठ, उसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजी थी नलिनी जी, क्या ये माना जाए पूरा का पूरा गेम प्लान शरद पवार का है? देखिए, मैंने तो ये सुना है कि ये जो नितिन गडकरी और फडणवीस के बीच में हुआ कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, फलां बनना चाहते हैं, ये सारा नाटक था केवल शिवसेना को ये संदेश दे देने के लिए कि देखिए अगर नितिन गडकरी आ गए, वो जाने जाते हैं एनसीपी के क्लोज जाने जाते हैं, तो अगर वो भी आ सकते हैं। ये शिवसेना को एक संदेश देना था ताकि शिवसेना घबरा जाए कि मुख्यमंत्री वो होगा जो एनसीपी का क्लोज आदमी है। और सुना यह है कि ये पूरा नाटक ये गढ़ा गया था और इसके अंदर सारे प्लेयर्स ने अपना रोल भी अदा किया। लेकिन शिवसेना, आपने देखा होगा, शिवसेना तुरंत कहने लगी जो भी बनेगा मुख्यमंत्री वो स्वीकार होगा, जैसे भी मंत्रालय होंगे, अब उसके अंदर हमें कुछ नहीं कहना है। घुटने टेक दिए। और उसके बाद में जो ये बोली कड़ी हुई, ये इसके बाद में हुई जब इनको लगा, जब इनको जाहिर हो गया कि किस कारण ये कहा गया था। अब मुझे ये लगता है कि सवाल ही नहीं है कि शिवसेना सरकार से बाहर रहे। शिवसेना 15 साल सरकार से बाहर, शिवसेना तो एकदम अब बेचैन उसकी तो हो गई, जब बेचैनी तो आ गई ना निकल के, जब वो पहुंच गई। तो देखिए, जो अब अगर मुखर होकर कहना है तो ये जो आप पहले थोड़ा हिंट दे रहे थे हफ्ता वसूली वगैरह, तो अगर आपके पास में पुलिस ही नहीं है तो फिर आप देखिए कि फिर आपका होगा क्या। बहुत ही जल्दी सारी सोर्सेज आपकी ड्राई अप हो जाएगी। तो पार्टी कैसे चलेगी? दो सवाल यहां से निकल रहे हैं कि क्या शिवसेना उस समझौते की दिशा में बढ़ पाएगी जहां उसकी बार्गेनिंग पावर कभी बड़े भाई की भूमिका में थी और इसका एहसास बीजेपी करना भी चाहेगी। दूसरा बड़ा सवाल है, शिवसेना कतई नहीं चाहेगी कि शरद पवार को अहमति दी जाए। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल था, 28,000 से ज़्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसमें से लगभग 20,000 पर एनसीपी का कब्जा, 108 डेयरी यूनिट्स में से 60% पर एनसीपी का वर्चस्व यानी शरद पवार का वर्चस्व, 168 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में से 100 शुगर फैक्ट्री पर एनसीपी का कब्जा, 556 कोऑपरेटिव बैंक में से तकरीबन 1,73,800 करोड़ का जो पूरा खेल है उस पर कब्जा और किसी का नहीं, शरद पवार का है। ये सियासत शरद पवार साध रहे हैं।